प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेसन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डेरिवेशन हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हमारे पास डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। मतलब आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है इस तरह से, और इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जो हमने P नाम दिया है। तो इस पॉइंट पे हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है, तो इससे पहले हल्का सा बायो सावर्ट का जो लॉ है उसे आप मुझे नहीं पता आपने किस तरह से पढ़ा है, तो हल्का सा रिमाइंड कर लेते हैं कि आखिर है क्या, व्हाट इज़ इट। ओके, तो देखिए बायो सावर्ट के लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है। मैं इसे थोड़ा यहाँ पे खाली स्थान में ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई आर्बिट्ररी शेप का, किसी भी शेप का एक वायर है, ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो। ठीक है, और इस वायर में करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ये बताना होता है कि इस वायर से किसी डिस्टेंस पे और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये सब हमें पता चलता है बायो सावर्ट के लॉ से, कि जो ये वायर है इससे किसी एंगल थीटा पे और डिस्टेंस r है, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा करंट लूप लेते हैं AB, एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी dl, और इसे एक वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसी प्रकार जो r है उसे पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा डी वी कितना मिलता है, डी वी हमें मिलता है μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने s लिखा है क्योंकि उसमें s माना गया था जो डेरिवेशन हमारा है, या r²। ठीक है, इतना आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, अब वो एक सर्कुलर लूप है, एक सिंगल वायर होना हो के एक सर्कुलर लूप है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम में। देखिए इसके लिए हमें ऐसा करना है कि जो ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, आप देख रहे हैं इस तरह से, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग। तो हमने क्या किया, इसके दो एलिमेंट लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो वायर के छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि हम पूरे वायर के कारण अगर निकालेंगे तो टफ़ होगा, तो हम छोटे एलिमेंट के कारण निकाल देंगे। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और इनकी लेंथ दोनों की रिस्पेक्टिवली DL है, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। तो DL इनकी लेंथ, स्मॉल लेंथ हो गई है। और जो ये लूप है आपका, वायर का लूप है, ये है आपका इसके परपेंडिकुलर, जो हमारा प्लेन है, कागज़ है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पे है ये। ठीक है, अब होगा ये कि जो ये छोटा सा एरिया है DL आपका, छोटा सा वायर का छोटा सा पोर्शन DL, उसे आप सीधा मान सकते हैं, स्ट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो उसे आप स्ट्रेट मानेंगे, इस तरह से स्ट्रेट मानेंगे, और उससे किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें कहाँ P पॉइंट पे बताना है, तो उससे हम P पॉइंट को मिला देंगे। तो P पॉइंट को ये लाइन मिलाती है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, S है। तो वो कुछ इस तरह जाएगा ऐसे करके, मतलब आप इस वायर को खड़ा मानो परपेंडिकुलर, तो आप इससे जो भी लाइन लोगे वो हमेशा 90 डिग्री पे जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, ये जो आपका सर्कुलर लूप है वो परपेंडिकुलर है जो कागज़ का प्लेन है। तो उससे आप ये जो हम सीधा मान रहे हैं उस DL को, छोटा सा जो DL हमारे पास है ना, छोटा सा एलिमेंट DL लेंथ का, उसे हम सीधा मानेंगे छोटे से को, तो उससे जो भी लाइन आपकी जाएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो DL और जो S है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो कितना है, θ = 90 डिग्री। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या है आपके पास, इसके कारण, इस छोटे वायर के टुकड़े के कारण, पोर्शन के कारण आप पता कर रहे हैं कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसकी डिस्टेंस ले ली, इनके बीच का एंगल ले लिया, वो आपको θ = 90 मिल गया। ठीक है, अब B की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आपको पता है, आपने 11th पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं DL क्रॉस S, दो वेक्टर हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आएगा जो भी, ठीक है, आएगा DL इंटू S और पीछे से साइन थीटा।
ये आ जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन अब सवाल बनता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो उसकी डायरेक्शन होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला कहाँ है, ये आपका जो कागज़ का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा डी बी आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ये जो आपके मैंने रेड पेन से दिखा रखा है। तो और ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री पूरा, ठीक है। तो ये वेक्टर लॉ है हमारे पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, डी एल क्रॉस एस की। अब आपको होगी डी एल क्रॉस एस की परपेंडिकुलर क्यों होगी, तो आपको पता है ओके। तो इसमें आपको यही करना है, यही समझना है जो मेन आपका पोर्शन है कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो डी एल आपका करंट एलिमेंट था और जो पी के रिलेटिव आपका पोजीशन वेक्टर था एस, ठीक है, उनके बीच आपने देख लिया कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पोर्शन पे जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके सवालों को लेके भी चल रहा हूँ, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं अभी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर अपलोड करूँगा। तो इन दैट केस एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि यहाँ पे हम थीटा ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आई डी एल है और आप थीटा क्या ले रहे हैं, थीटा आप ले रहे हैं डी एल जो आपका करंट एलिमेंट है और एस जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इनके बीच एंगल ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कई लोगों को आता होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। फिर भी आपको जो बाय-सवर्ट का लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म लेना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं आई डी एल क्रॉस जो आपका पोजीशन वेक्टर है, आपकी बुक में आर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ एस क्यूब हो जाता है। अब एस क्यूब क्यों होता है, तो इसके लिए मैं याद दिला दूँ आपको, जो आपका क्या है यहाँ पे एस अपॉन वेक्टर एस अपॉन एस एक्स्ट्रा है ना, इससे आप कंपेयर करें अगर साइन थीटा छोड़ दें क्योंकि हमने क्रॉस लगा लिया है। तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या आई, आपकी आई एस वेक्टर एस अपॉन एस। तो ये क्या है, ये आपका है एस कैप, यूनिट वेक्टर होता है ना आपका, तो क्या होता है वेक्टर एस अपॉन मॉड ऑफ एस, ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये इसलिए आया ऐसा। तो इसलिए हम जो एंगल ले रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान रखिए, डी एल और एस के बीच होगा जो थीटा आपका है, ना कि आई और डी एल। आप ऐसा मत सोचना कि आई डी एल है, आई तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी आप वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ना कर सकते हैं। तो आई कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसलिए आपका इस तरह से आना है इसमें। तो थोड़ा बेसिक्स थे इसलिए ज़रूरी समझा बताना, आप स्किप कर सकते हैं जो लोग समझते हैं। चलिए आप डेरिवेशन पर आते हैं। तो ये आपने बाय-सवर्ट का लॉ अप्लाई कर दिया है, इसके लिए डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा भी आपका 90 आ गया है और इसलिए ये ऐसा बन जाएगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब बात आती है कि जो फील्ड हमारा है डी बी है, जो फील्ड हमारा हमने देखा वो परपेंडिकुलर है किसके, एस के, है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो, इस तरह से ऐसा। अब देखिए ये ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, इसी तरह जैसे हमने इसके कारण माना इसके कारण भी होगा। इसके कारण कहाँ होगा, इसके कारण आप इसे यहाँ मिला देंगे और इधर को जहाँ 90 बनाएगा वो, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे डी बी हैं वो दो दिशाओं में, दो डायरेक्शन में ही हैं और उन्हें हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट तो निकलेगा इसका। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इनको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। आपको याद होगा, आपने जो पहला आपका चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट आता है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ आता है, एक पॉइंट इधर को और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, E1 और E2। तो उसके लिए आप इन्हें कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ऐसे कंपोनेंट निकालते हैं। बस सेम वही यहाँ भी करना है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, ठीक है। तो सपोज ये एंगल फाई है आपका, तो देखिए यहाँ जो आपका बन देखो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। और दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो जो फर्स्ट और सेकंड के बीच एंगल बनेगा, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड के बीच वही एंगल बनेगा, समझ गए। दोबारा देख लो, 90 डिग्री
ठीक है। और अगेन ये दोनों भी 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो मैं नाम देता हूँ इनको फर्स्ट, एक ही हुआ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट जो है वो 90 डिग्री पे है। सेकंड कलर यूज़ करता हूँ दूसरे के लिए, और ये दोनों आपस में किस पे हैं, 90 डिग्री पे। तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड के बीच एंगल बनना, इसके और इसके बीच जो एंगल फाई बनना, वो भी यहाँ बनेगा, इनके बीच एंगल बनेगा। आप और भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं इनको 90 माइनस थीटा करके, तो फाइनली आपका क्या आएगा, ये एंगल फाई आएगा जो हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एंगल हो चुका है, फाई आ गया है। अब इसी तरह नीचे का एंगल भी क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो फाई आएगा तो फाई के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, और जो आपका कंपोनेंट होता है वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। कर्ण कहते हैं जिसे हिंदी में। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये बेस आधार हो गया। तो कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए, हमें डी बी का कंपोनेंट चाहिए, और कौन सा वाला, ये वाला चाहिए ना, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि यहाँ इस ट्राइंगल में क्या है, आधार है। और आधार और कर्ण यानी बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस थीटा होते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन बी अपॉन एच। तो बी कितना आ जाएगा, अब एच इंटू कॉस थीटा, और एच कितना है आपका डी बी। तो इसलिए बी बराबर डी बी कॉस फाई, मैं थीटा कह रहा था सॉरी, कॉस फाई आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट आपका कॉस फाई आ गया, इसलिए ये वाला क्या आ जाएगा, साइन फाई। कॉस और साइन तो आते हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह नीचे सेम वही चीज़ होगा, ये कंपोनेंट कॉस फाई आ जाएगा और ये वाला साइन फाई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आए हैं, कॉस फाई, डी बी तो इक्वल है, और कॉस फाई, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड, इनके कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इन दोनों कंपोनेंट के कारण, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जा रहे हैं। और जो आपके ये दो बचते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये ऐड अप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों कंपोनेंट। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस सर्कुलर लूप के कारण इस पी पॉइंट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका, दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, हाँ, तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इन डायरेक्शन सी पी की डायरेक्शन में बी इक्वल टू, तो जो आपका वो डी एल साइन फाई था ना कंपोनेंट, डी बी साइन फाई, सॉरी डी बी साइन फाई, तो उसे आप इंटीग्रल निकाल देंगे उसका, ठीक है, समाकलन कर देंगे, और साथ में साइन फाई की वैल्यू उस ट्राइंगल से निकाल देंगे, सभी लोग निकालेंगे इसे, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करेंगे, साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन एस आ जाएगी, और डी बी की वैल्यू आपने वहाँ निकाल ही रखी है। और यहाँ से देखोगे आप सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, केवल डी एल को छोड़ के। तो डी एल को आप अंदर छोड़ दोगे इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी सबको बाहर ले आओगे। और डी एल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी एल क्या है आपका, डी एल देखिए, डी एल छोटी सी लेंथ है, और अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, और पूरी लेंथ होती है इसकी सरकमफेरेंस या परिधि 2 पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी है ए, तो 2 पाई ए। साइन फाई आप देख सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन फाई ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ए अपॉन एस। साथ ही आप एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ना। एस क्या है आपका, एस आपका हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड, और वो क्या होती है, दोनों के स्क्वायर के बराबर। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको एस मिल जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी, इतना आपको मिल जाएगा। और यहाँ से एस हो जाएगा स्क्वायर रूट या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल पावर हाफ। थोड़ा लिखना प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ गए होंगे, इतना आपका आ जाएगा। तो आप इन सब की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो हमने इसका मान 2 पाई ए रखना था, सॉरी है, मैंने आर रख दिया जल्दबाजी में, ये 2 पाई ए होना था। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन आई इंटू ए स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, और जो एस आपका है मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। एस और एस की मल्टीप्लाई हो गई, एस क्यूब हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे लास्ट में आपने एस की वैल्यू रख देनी है, ये वाली जो हमने निकाली थी उससे, और इस तरह से आपका बी बराबर बी इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसे समझने का प्रयास करेंगे हम सब। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।